मेरे साथ दिनेश ठाकुर साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और आप अगर गूगल करेंगे तो मैं, क्योंकि अगर मैं इनकी सारी चीजें पढ़ने लगूंगा तो मेरे कार्यक्रम का आधे से ज्यादा समय उसमें चला जाएगा। इन्होंने रेनबैक्सी में नौकरी की। रेनबैक्सी जैसी कंपनी जिसके हम लोग वेरी हाई स्टीम्ड कंपनी मानते हैं, उसके अगेंस्ट केस किया अमेरिकन कोर्ट में, और केस था कि फॉल्सिफाइंग ड्रग डेटा, और फिर ये कहा था वायलेटिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड लैब प्रैक्टिसेस। और सिर्फ केस ही नहीं किया, केस किया, रेनबैक्सी प्लीडेड गिल्टी, और 500 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना उन्होंने भरा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 मिलियन का आप लोग को अगर अंदाज हो, करीब 8 करोड़ रुपया होता है। खैर, हालांकि 500 मिलियन अगर हम हमारे खरीद फरोख्त की हम बात करें, जो एमएलए एमपीज और सरकार गिराने, उसमें तो शायद छोटे किसी राज्य की सरकार 500 मिलियन में गिर पाएगी। बड़े राज्य के लिए बात तो हम उससे ज्यादा आगे निकल चुके हैं जब खरीद फरोख्त की बात आती है। मैं दिनेश जी से पहले पूछ ले रहा हूं कि ये पूरा मामला क्या है, और फिर उसके रिप्रिकॉशंस तो हम लोग समझते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को एक छोटा सा एक और हेडलाइंस दिखा दे रहा हूं। भारत की ड्रग्स ने, ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत क्या है कि आप कोई भी ये देखिए, WHO का है, 20 जून की रिपोर्ट है, 7 इंडिया मेड सिरप्स इन इट्स प्रोब ऑन contaminated medicines causing 300 डेथ्स। आप कुछ उल्टी सीधी ड्रग बनाएंगे, लोग मर जाएंगे, आप फाइन देके निकल जाएंगे। अगर आपको याद हो, उपहार सिनेमा हो या कहीं भी कुछ ऐसा हो, उपहार सिनेमा में अंसल ब्रदर्स आज भी कहते हैं भाई पैसा ले लो और जितना पैसा चाहो उतना ले लो। ये उस दुनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जहां जान की कीमत लगाई जाएगी। ये भयावह है। तो दिनेश जी से मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं, दिनेश जी से हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम इस मेन चर्चा में आएंगे। और मेरा आग्रह है शीतल जी, भाई आप सब किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं दिनेश जी से कहूंगा 2 मिनट रुक के उस क्वेश्चन को भी कर लें, अगर हम लोग में कोई क्वेश्चन। दिनेश जी, ये सारा मामला है क्या? नमस्कार अरुण जी, सारे आपके पैनलिस्ट को भी हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। आज मौका मिला है आप सब लोगों से मिलने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इसके बारे में ना 2 चीजें हैं, एक है प्रोसेस और दूसरा सब्सटेंस। मैं पहले प्रोसेस की बात करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हुआ क्या था कि 2021 में ये मांग इंडस्ट्री की बड़े समय से चलती आ रही है कि अभी हमारा जो लॉ है जो गवर्न करता है दवाइयों को, उसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और ये 1940 में पास हुआ था, जब हम लोग आजाद भी नहीं थे उस समय पे। उसमें ये प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोर्ट में आपके अगेंस्ट ये साबित हो जाए कि आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, उसके कारण किसी को हानि, बॉडीली हार्म हुआ है, ये लिखा है लॉ में, इफ योर मेडिसिन कॉजेस बॉडीली हार्म टू समबडी, अभी का लॉ जो कहता है कि आपको 1 से 2 साल के बीच में कारावास हो सकता है और आपको फाइन भी पे करनी पड़ेगी उसके साथ। पर लॉ में ये लिखा गया है कि अगर आप किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाती है आपकी दवाई, तो 1 साल से 2 साल के बीच में आपको कारावास हो सकता है। अब होता ऐसे है नहीं। मैंने कई ऐसे जजमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स का अध्ययन किया है, अपनी किताब में भी लिखा है, कल वाले ट्वीट में भी मैंने बताया है, चेन्नई की एक जजमेंट का, पुणे की एक जजमेंट का। हमारे जज साहिबान ना ये कारावास देते नहीं है। होता यह है कि फाइन लगती है, फाइन के बाद जो लोग कोर्ट में ये सिद्ध हो जाता है कि आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, उनको फाइन देके छूट जाते हैं लोग। पर क्योंकि ये लॉ के अंदर था, ये इंडस्ट्री की बड़े समय से मांग थी कि भैया इसको हटा दी जाए, ताकि हम लोग, मान लीजिए कोई पकड़ भी आ जाए कि हमने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है और इसके कारण किसी की हानि हुई है, तो हमको जेल ना भेजा जाए इस चीज के लिए। बड़े समय से इसकी मांग थी। 2022 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया था 2022 उस बिल का, उसका नाम था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बिल अमेंडमेंट 2022। उसमें ये प्रावधान था। तो उससे हम लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि गलत कर रहे हो आप लोग, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था ना, उसके एक दिन पहले ही बिहार में ना, बिहार के जब कोविड के समय पे बिहार में रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे थे लोगों को, और उनसे लोगों की मौत हो गई थी। और उसमें पाया यह गया था कि इंजेक्शन जो गुजरात की कंपनी में बने थे, जाइडस कैडिला में,
उस इंजेक्शन के अंदर कंटामिनेशन था, बैक्टीरियल कंटामिनेशन था, इसके कारण लोगों की मौत हुई थी। और पेपर में काफी सारी इसकी रिपोर्टिंग हुई है, मिंट में बड़ा सा लेख छपा था उस समय पे। तो उस समय हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, अगर ये प्रूव होता है कि आपकी दवाई के कारण किसी की मौत हुई है, तो आपको आईपीसी के प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अब उस समय हमने शोर मचाया था, तो ये अमेंडमेंट उस समय कुछ हुआ नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे आपने कहा है कि 42 ऐसे लॉज हैं जो मोदी जी ने भी कहा है अपने भाषण में कि उनको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसको जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं इस लॉज के, हटा रहे हैं। अब इन्होंने इस अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट था उसको ऐसे कई चीजों को इकट्ठा करके ये जन विश्वास बिल ध्वनिमत से पास करवाया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि भाई अगर आपकी दवाई ये शुद्धता के मानक पे, एफिकेसी के मानक पे सही नहीं उतरती है, उसके कारण आपकी किसी की बॉडीली इंजरी होती है, तो आपको कारावास नहीं रहेगा। जज साहब को अब ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा कि अब वो आपको जेल भेज सकते हैं। पहले भी नहीं थे, पर लॉ में ये चीज थी, हम प्रावधान था हमारे पास। अब ये बात ये हो गया कि जब ये पास हुआ बिल, तो मैंने ट्वीट किया। अब पुराने जो लेख लिखे थे इंडियन एक्सप्रेस में, वो फिर से मैंने ट्वीट किए। तो मिनिस्ट्री को और शायद मिनिस्टर साहब को बुरा लगा होगा, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया। और उस क्लैरिफिकेशन में इतना घुमाया कराया है ना कि डेफिनेशन, कहते हैं कि डेफिनेशन हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड के अलग हैं। अब भैया मैंने कल सवेरे उसका रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने ये कहा है कि आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, जिस डेफिनेशन की आप डिनाई कर रहे हैं, उसी डेफिनेशन का आप यूज कर रहे हैं। और उसमें ये भी कहा कि हम डिक्रिमिनलाइज नहीं कर रहे। भाई प्राइम मिनिस्टर का पब्लिकली कह रहे हैं कि हम इस चीजों को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो आप मिनिस्ट्री के मेमो नहीं गया है कि आप डिक्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आनंद जी ये है कि ये बिल ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया था, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ भी नहीं किया। उनको पता होना चाहिए कि इस बिल के इम्पैक्ट क्या होने हैं, क्या क्या इसकी प्रावधान बनते जा रहे हैं और इसका क्या असर होगा हमारे पास। अब आप देखिए कितना शोर हो रहा है पिछले 1 साल से। हमारी दवाइयां जो गाम्बिया में गई थी, यमन में गई थी, WHO ने कहा कि हमारी दवाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, बच्चों की मौतें हो रही हैं। ये सब होने के बाद भी अगर हम लोग ऐसे लोगों को इनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाते हैं, और जो बिल है हमारे पास उसको डिलूट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी जनता को। बस इतना मैं कहूँगा। बाकी आपके पैनलिस्ट हैं, शीतल जी हैं, मानसी जी हैं, हितेश जी हैं। आप क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, मैं हूँ, आप बात करिए। दिनेश ठाकुर साहब, एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न ले लूं, फिर मैं डॉक्टर मानसी भार्गव और हितेश जी के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइए कि जैसे यूएसए में क्या लॉज स्ट्रिक्ट हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सारा मॉडल बताया जाता है कि हम यूएस को कॉपी कर रहे हैं, हम 3 ट्रिलियन, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, यूएस हमसे बहुत कुछ कर रहा है, वो हमारे ऑटोग्राफ ले रहा है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने इस तरह के लॉस कर दिए तो कोई भी विदेशी तो यहाँ पैसा नहीं लगाएगा, मतलब जो कोई भी रिस्पेक्टेबल कंपनी तो यहाँ नहीं लगाएगी। मैं इसको, इस दोनों चीजों के, वहां के लॉस क्या स्ट्रिक्ट है, और अगर ये जिस तरह से लॉस चेंज किए जा रहे हैं उससे कुछ लोगों का फायदा हो सकता है जो इंडियन बिजनेसमैन है, पर क्या दुनिया के लोग यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? दिनेश भाई, बड़े अच्छे सवाल पूछे आनंद जी आपने। 2 चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे शीतल जी ने बताया ना, जो वहां पे थे, निर्देशक थे फार्मा कंपनी में, उन्होंने देखा कि मतलब जो यूएसएफडीए के इंस्पेक्शंस होते हैं किस तरह के होते हैं। तो यहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है दवाइयों को लेकर। पर क्या होता क्या है ना कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। जब मैं कॉलेज से निकला हुआ था, मुझे फार्मा इंडस्ट्री में पहली मेरी नौकरी यही मिली थी। पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जीडीपी का 18% कंट्री खर्च करती है हेल्थ केयर पे। दवाइयाँ बहुत, उसमें दवाइयों की उस पर प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया से इंपोर्ट करते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन। जैसा शीतल जी ने बताया, चाइना से रॉ मटेरियल आता है, इंडिया में फॉर्मुलेट होता है, वहां से होकर यहाँ आता है। तो यहाँ के लॉज और रिस्ट्रिक्शंस बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि हम इस कंट्री की रिलायंस है इंडिया पे, और इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों का, दवाइयाँ वहाँ पे बनती हैं और यहाँ आती है। इसी कारण यहाँ के इंस्पेक्टर्स जाते हैं, वहाँ के प्लांट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे मानक जो यूएस के मानक है वो फॉलो कर लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसी कारण यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है दवाइयों की।
पर मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था अब जो बात हो रही थी, आपने शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि आजकल हमारे सीएजी की रिपोर्ट्स की इतनी महत्वता नहीं रह गई है। 2 महीने पहले हमारे सीएजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उनके वेबसाइट पे आप जाकर देखिएगा। उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है और उसकी प्रोक्योरमेंट है, उसका निरीक्षण किया था पिछले 8 साल में। और उसमें देखिए कि उन्होंने बताया है कि बड़े शहरों में, कोलकाता में, बंबई में, दिल्ली में लाखों दवाइयां ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू इनकी हेल्थ केयर मिलती है, इनकी गुणवत्ता में बाद में पाई गई थी कि ये दवाइयां ठीक नहीं थी। ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है। पर हमारे पास ये लॉ नहीं है कि आप मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आप इंसुलिन ले रहे हैं, अगर जो दवाई की गुणवत्ता बाद में पाई जाती है कि ये ठीक नहीं है, आपको बताया था कि नहीं जाता। ये हमारे सीएजी की रिपोर्ट में 2 महीने पहले की रिपोर्ट में लिखा गया है। अब आपके इतने दर्शक हैं, देख रहे होंगे, आप उनसे पूछिए कितने लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फायदा लेते हैं। जब आप वो दवाई लेते हैं ये डॉक्टर ने आपको दिया है कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, अगर वो दवाई काम नहीं करेगी, जैसे शीतल जी ने बताया कि 30% 40% एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, आप सोचिए क्या हाल होगा उसका आपके ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये हमारा सीएजी कह रहा है, हमारे सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि 5 लाख, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 लाख से ऊपर ऐसी दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की गई है बॉम्बे में। कोलकाता में 3 लाख की बात बताइए, दिल्ली में ऐसे कोई लाखों में नंबर में है। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात कर रहा हूं मैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है, अब ये हो गया है कि पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ अमेरिकन कांग्रेस की एक कमेटी होती है, हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी। इसका कंट्रोल, इसका ओवरसाइट होता है हमारे रेगुलेटर पे। इन्होंने चिट्ठी लिखी है रेगुलेटर को कि भैया बताओ कि इंडिया की दवाइयों में इतनी कमी क्यों है। नाम लिया है कंपनी का, गुजरात की कंपनी है इंटास। इसका नाम लेकर पूछा है कि इंटास की जो कंपनी है जिससे हम दवाइयां खरीदते हैं कैंसर के लिए, सिस्प्लैटिन का नाम लिया है, जो ऑन्कोलॉजी में दवाई बनती है, यूज होती है, वो कहते हैं कि ये दवाई का जो हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खरीद रहे हैं इंडिया से, इसमें इतनी कमियां पाई गई हैं, तो आप कर क्या रहे हो। ये हालत है यहाँ पे। और हमारा रेगुलेटर ये जस्टिफाई कर रहा है कि भैया आप जो भी थोड़ी बहुत कंट्रोल है हमारे पास, जो भी थोड़ी बहुत मानक है, लॉज हैं जो हमारे पास है, कि जजेस को पावर करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि ऐसे लोगों को जेल भेजें। और ऐसे नहीं कि किसी के एक्यूज करने पे, साबित होने पे, वंस यू प्रूव बॉडीली हार्म फ्रॉम ए सस्पेक्टेड पुअर क्वालिटी मेडिसिन, उसके बाद भी अगर आप जजेस के हाथ बांध रहे हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं। ये जी जी, मैं दिनेश जी, एक चीज हमारे एक दर्शक वो पूछ रहे हैं कि दिस इज वन इंडस्ट्री वेयर वी एक्सपोर्ट अहेड ऑफ चाइना एंड नाउ वी आर ब्रेकिंग ट्रस्ट इंटरनेशनली। क्या ये सब करने से हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पे असर पड़ेगा? ये जरा मैं आपसे समझ लूं, क्योंकि अगर मैं स्पूरियस ड्रग यहां बेचूंगा तो मैं कोशिश करूंगा विदेश भेजने की भी। वो एज अ बिजनेसमैन मेरी आदत होगी कि पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है। दिनेश जी, क्या ये इस पे जो इनका प्रश्न है कि आज हम एक बिजनेस जिसमें चाइना से अहेड हैं, वो भी क्या हम अपनी एडवांटेज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस तरह के लॉज लाके? जी हो रहा है आनंद जी, सही से बताऊं तो ये बात अब हो रही है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। पहली बात ये हो रही है कि अफ्रीका के अंदर भी, जहां पे जिस कंट्रीज के स्टेट कैपेसिटी नहीं थी रेगुलेट करने के लिए, जो जैसे छोटे छोटे देश थे, बुर्किना फासो, कॉन्गो, गाम्बिया, ये लोग भी इकट्ठा होकर यूरोपियन यूनियन जैसे एक पैन अफ्रीकन यूनियन बना रहे हैं, जो दवाइयों की खरीदी करेगा पूरे अफ्रीका के लिए। क्योंकि बड़े देश हैं, नाइजीरिया है, टांजानिया है, इनके पास स्टेट कैपेसिटी है, ये सोच सकते हैं। जैसे यूएसएफडीए इंस्पेक्टर भेजता है, नाइजीरिया में अपने इंस्पेक्टर भेजता है भारत इंस्पेक्ट करने के लिए। एक चीज ये तो ये हो रहा है अफ्रीका में कि ये सारे देश मिलके, जैसे यूरोपियन यूनियन में 29 देश हैं और ये मिलके दवाइयां खरीदते हैं, वैसे ही चीज अफ्रीका में भी हो रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो खरीदी होगी उसके मानक स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, जैसे मानसी जी ने कहा, हमारे यहाँ डुअल स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है। ये शीतल जी कंफर्म कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड हम लोग एक्सपोर्ट के लिए जर्मनी के लिए और यूएस के लिए फॉलो करते हैं, वो स्टैंडर्ड हम लोग इंडिया और अफ्रीका के लिए फॉलो नहीं करते हैं। डुअल स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास,
और ये सच्चाई है। हमारा रेगुलेटर इसको माने ना माने, ऑफ रिकॉर्ड पे अगर कंफर्म करे ना करे, पर ये सच्चाई है। तीसरी चीज ये हो रही है आनंद जी, क्योंकि ये जो यूएस में रैनबैक्सी की जो मेरा केस था 2013 में खुला है, और मैं यहाँ के सेनेट के साथ बहुत करीब से काम करता हूँ, इनका कंसल्टेंट हूँ, और मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है। अभी ये लोग ना मैन्युफैक्चरिंग इस कंट्री में वापस लाने की बात कर रहे हैं। अभी एक बिल अभी कंसिडर हो रहा है यूएस कांग्रेस में, जो टैक्स इंसेंटिवाइज करेगा फार्मा कंपनीज को जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आज इंडिया और चाइना में हो रही है, इसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, हमारे देश में एक इंडस्ट्री ये है जो हम, जिसकी ओर बता के हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस है, ये फार्मा। अगर खरीदने वाले आपसे खरीदने नहीं लगेंगे और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूएस में वापस आ जाएगी, तो हम सोचिए जिन लोगों की जॉब्स हैं इसके अंदर, जो बच्चे हमारे केमिस्ट्री पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के, इस फार्मेसी पढ़ के इस इंडस्ट्री में जो काम करने के जा रहे हैं, उनका क्या होगा? जी